कल्पना हाथ में सब्जी का भारी थैला लेकर गली से अपने घर की तरफ आ रही है। तभी उसे कामिनी मिल जाती है और अरे कल्पना बहन, और थोड़ी देर बैठ लो फिर जाना। कामिनी की बात मानकर कल्पना उसके घर के अंदर चली जाती है। दोनों हॉल में रखे सोफे पर बैठ जाती हैं। तभी कामिनी की बहू आराधना रसोई से नाश्ता लेकर बाहर आती है और नाश्ता टेबल पर रखते हुए बहुत ही आदर के साथ कल्पना के पैर छूते हुए, चाचा जी प्रणाम। चाची जी लीजिए नाश्ता कीजिए। वैसे आपका मुंह इस तरह क्यों उतरा हुआ है? अरे बेटा, बाजार से आते आते मेरे उन घुटनों में बहुत तेज दर्द हो गया है। अरे चाची जी आप बस रुकिए, मैं अभी आती हूँ। आराधना तेजी से अपने कमरे के अंदर जाती है और हाथ में एक दर्द निवारक जेल लेकर बाहर आती है। वो कल्पना के पास बैठकर उसे वो जेल थमाते हुए, चाची जी ये जेल आप अपने घुटनों पर लगा लेना, इससे बहुत आराम मिलेगा। मैं भी अपनी सास के घुटनों में रोज रात को यही जेल लगाती हूँ। अच्छा अब आप लोग बात कीजिए, मैं रसोई में जाकर रात का खाना देख लेती हूँ। आराधना मेज से खाली बर्तन उठाती है और साथ ही कामिनी का सब्जी का थैला लेकर रसोई में चली जाती है। कल्पना उसे जाते हुए देखकर कामिनी से, कामिनी बहन तेरी बहू तो बहुत ही संस्कारी और गुणी है। वैसे तेरा बेटा तो कितना दुबला पतला है और तेरी ये बहू तो काफी मोटी है। दोनों की जोड़ी थोड़ी अलग लगती है। मोटी है तो क्या हुआ कल्पना बहन, मैं अपने बेटे की अरेंज मैरिज करवा के अपनी पसंद से दुल्हन लेकर आई हूँ। मैंने लड़की का पतला या मोटा होना नहीं देखा। मैंने तो बस ये देखा कि मेरी बहू मेरे बेटे का ख्याल रखे, मेरी सेवा कर सके और मेरा घर अच्छे से चला सके। हाँ बहन, ये बात तो तुमने बिल्कुल सच कही। आज के जमाने में ऐसी सेवा करने वाली लड़कियां कहाँ मिलती हैं। मेरी बहू सुबह जल्दी उठती है, पूरे घर में पूजा पाठ करती है और सबका बहुत ख्याल रखती है। मुझे और क्या चाहिए। तू तो जानती है कि आजकल की लव मैरिज वाली बहुएं तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं होती। वे तो बस अपनी मर्जी चलाती हैं। तो बड़ी खुश नसीब है कामिनी बहन जो तुझे ऐसी बहू मिली। मैं खुद अपने बेटे के लिए ऐसी बहू ढूंढ कर लाऊंगी जो संस्कारी हो। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। कल्पना कामिनी के घर से निकलकर अपने घर आती है और सब्जी का थैला मेज पर रखते हुए, अरे आ गई तुम सब्जी लेकर। आज बाजार में बहुत ज्यादा समय लगा दिया तुमने। हाँ जी, बाजार में बहुत भीड़ थी और मेरे घुटनों में भी दर्द होने लगा था, इसीलिए कामिनी बहन के घर चाय पीने चली गई थी। अच्छा सुनो, आज सुबह पंडित जी का फोन आया था। वो हमारे बेटे विवेक की शादी के लिए बोल रहे थे। हाँ जी, मैं भी अपने बेटे की शादी के लिए एक अच्छी और संस्कारी लड़की ढूंढ रही हूँ। हमारी पड़ोसन की बहू आराधना जो है वो इतनी अच्छी है कि मेरा मन भी वैसी ही बहू लाने का है। मेरी तमन्ना है कि विवेक के लिए भी वैसी ही अरेंज मैरिज वाली लड़की आए। तभी उनकी बेटी गीत अपने कमरे से पढ़ाई खत्म करके हॉल में आती है और अपनी माँ के पास सोफे पर बैठते हुए, माँ किसकी इतनी तारीफ हो रही है, मुझे भी तो पता चले। अरे गीत, मैं तो हमारी बगल वाली पड़ोसन की बहू आराधना की तारीफ कर रही थी। वो बहुत अच्छी है। उसी के बारे में मैं तुम्हारे पापा से बात कर रही थी कि हमें भी वैसी ही बहू चाहिए। लेकिन माँ भैया को तो वैसी मोटी लड़की कभी पसंद आएगी नहीं। भैया को तो अपने लिए बिल्कुल दुबली पतली और मॉडर्न लड़की पसंद आएगी। लड़की दुबली हो या मोटी हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़की संस्कारी होनी चाहिए जो पूरे परिवार को जोड़ कर रख सके। तभी विवेक ऑफिस से आता है, मधुर उसे देखकर मुस्कुराते हुए, आओ आओ विवेक बेटा, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। तुम्हारी ही शादी की बात चल रही थी। अब तुम्हारे लिए लड़की ढूंढने का समय आ गया है। विवेक बात को किसी तरह टाल देता है। इस घटना को बीते कुछ दिन हो जाते हैं। एक शाम मधुर अपनी बाइक से कल्पना को पीछे बैठाकर बाजार से वापस लौट रहा था। तभी रास्ते में एक आइसक्रीम पार्लर के बाहर कल्पना की नजर विवेक पर पड़ती है, जो एक लड़की के साथ आइसक्रीम खा रहा था। ये देखकर कल्पना, मधुर देखो सामने वो जो आइसक्रीम पार्लर में बैठा है वो हमारा बेटा विवेक ही है। हाँ भाग्यवान, ये तो विवेक ही है। और मुझे तो लगता है कि इसके साथ जो लड़की बैठी है वो तुम्हारी होने वाली बहू ही है। इस लड़के ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपा रखी है और घर में कुछ बताया भी नहीं। मैं तो इसके लिए संस्कारी लड़की ढूंढ रही हूँ और इसने खुद ही ढूंढ लिया। आने दो आज इसे घर, मैं इसे अच्छे से बताती हूँ। कल्पना और मधुर घर वापस आ जाते हैं। शाम के समय विवेक मुस्कुराकर हॉल में आते हुए अपनी माँ से, और माँ कैसी हो तुम? आज घर में इतनी शांति क्यों है? विवेक तू मेरी बात छोड़, पहले तू मुझे यह बता कि आज दोपहर को तू उस आइसक्रीम पार्लर में किसके साथ बैठा था? वो लड़की कौन थी जो इतने छोटे कपड़े पहने हुए थी? अरे माँ, मैं तो तुम्हें इस बारे में खुद ही सब कुछ बताने वाला था। बताने वाला था पर तूने बताया तो नहीं ना। बेटा अगर कोई बात है तो तुम्हें हमसे साफ साफ बतानी तो पड़ेगी ही ना।
बताओ कौन है वो लड़की? माँ, वो लड़की सुप्रिया है। वो मेरी कॉलेज में ही पढ़ती थी और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मेरी गर्लफ्रेंड भी है। मुझे वो बहुत पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। बस तुम हाँ कह दो। विवेक, मैंने आज उसको बाजार में देखा है। वो तो काफी मॉडर्न है और छोटे कपड़े पहनती है। मुझे अपने घर के लिए बहुत संस्कारी बहू चाहिए, बिल्कुल हमारी पड़ोस वाली बहू आराधना की तरह। माँ, तुम फिर से उसी मोटी भाभी की तरह बहू लाने की बात कर रही हो क्या? भैया को वो बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। गीत, तू चुप कर। मोटी पतली होने से क्या होता है? वो लड़की बहुत गुणी है, बहुत अच्छी है और पूरे घर को संभाल कर चलने वाली है। मुझे वैसी ही बहू चाहिए। अरे माँ, सुप्रिया भी बहुत अच्छी है और बहुत गुणी है। वो मॉडर्न जरूर है पर तुमको बहुत खुश रखेगी। तुम एक बार उससे मिलकर तो देखो। विवेक, मैंने एक बार बोल दिया ना कि मुझे ये लव मैरिज मंजूर नहीं है तो मतलब नहीं है। मुझे संस्कारी लड़की ही बहू के रूप में चाहिए। माँ, मैं तुम्हारी बात को कैसे टाल सकता हूँ? तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे बढ़कर है। मैं तुम्हारी खुशी के लिए अपनी पसंद छोड़ सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। कल्पना, जब हमारा बेटा तुम्हारी खुशी के लिए अपनी पूरी जिंदगी की खुशी छोड़ सकता है तो क्या तुम उसकी खुशी के लिए अपनी ये जिद और पसंद नहीं बदल सकती? माँ, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, मान जाओ ना। ठीक है, तुम दोनों मुझे ही गलत साबित कर दो। हम कल ही उस लड़की सुप्रिया को देखने उसके घर चलेंगे। थैंक यू सो मच माँ। मुझे पता था कि तुम मेरा दिल कभी नहीं तोड़ोगी। तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। अगले दिन विवेक का पूरा परिवार सुप्रिया के घर पहुंचता है। सुप्रिया मॉडर्न जीन्स और टॉप पहने, हाथ में ट्रे लिए, हाथ में हॉल में आती है और हेलो एवरीवन, हाय। आप सब लोग हमारे घर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। लीजिए चाय और स्नैक्स लीजिए। कल्पना सुप्रिया के कपड़े और उसके बात करने का ढंग देखकर मधुर के कान में फुसफुसाती है। सुप्रिया सोफे पर बैठ जाती है। देखो जी, ये लड़की आते ही हमसे हाय हेलो कर रही है। मुझे तो ये बिल्कुल संस्कारी नहीं लगती। अरे जाने दो भाग्यवान, आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं। धीरे धीरे वो हमारे घर के सारे तौर तरीके संभाल लेगी। तुम खुद उसे अपनी पसंद से सब सिखा देना। ठीक है, जब आप और आपका बेटा कह रहे हैं तो मैं इसे धीरे धीरे सब सिखा दूंगी। शगुन की रस्म पूरी करने के बाद जब सब वापस आ जाते हैं, धीरे धीरे समय बीतता है और 2 महीने के अंदर विवेक और सुप्रिया की शादी हो जाती है। सुप्रिया दुल्हन के जोड़े में विवेक के घर पहुंचती है और उसका गृह प्रवेश होता है। अगले दिन मुंह दिखाई के लिए सभी औरतें आती हैं। पड़ोसन कामिनी भी अपनी बहू आराधना को लेकर कल्पना के घर बधाई देने आती है। सुप्रिया सभी को चाय देते हुए आराधना के भारी शरीर को देखकर मन ही मन, बाप रे, कितनी मोटी है ये लड़की, जरा भी अपने फिगर का ख्याल नहीं रखती। गांव की औरतें ऐसी होती हैं। मैं तो अपने फिगर का बहुत ख्याल रखती हूँ और मुझे हमेशा फिट और स्लिम रहना ही पसंद है। कामिनी और आराधना चाय पीकर चली जाती हैं। अगले दिन सुबह के नाश्ते के समय पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा है। तभी सुप्रिया रसोई से प्लेट से सैंडविच, सूजी के चीले और ब्रेड पर बटर लगाकर मेज पर लाकर रखती है। भाभी, आज आपकी पहली रसोई है। मेज पर तो बस ये ब्रेड और सैंडविच ही दिखाई दे रहे हैं। गीत, यही तो है आज का नाश्ता। मैंने बहुत ही हेल्दी सूजी के चीले और ब्रेड बटर बनाए हैं। तुम लोग खाना शुरू करो। हरी भाभी, मुझे तो लगा था कि आपकी पहली रसोई है तो आज घर में गरम गरम पूरियां, पराठे, कचौरी, हलवा जैसी चीजें खाने को मिलेंगी, लेकिन आपने तो ये सिंपल सैंडविच बना दिया। हाँ बहू, गीत बिल्कुल सही कह रही है। पहली रसोई के दिन हमारे घर में कुछ अच्छा और मीठा पकवान बनना चाहिए। माँ जी, आपको पता है ना आजकल कितना ज्यादा फैट बढ़ रहा है और कितने हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। किसी को शुगर है तो किसी को बीपी की बीमारी है। धीरे धीरे सुप्रिया की शादी को 1 महीना बीत जाता है। एक दोपहर सुप्रिया बाल सुखाने के लिए छत पर जाती है। तभी सामने वाली छत पर पड़ोसन की मोटी बहू आराधना कपड़े फैला रही होती है। अरे सुप्रिया, नमस्ते, कैसी हो आप? आपकी शादी के बाद से आपसे अच्छे से बात ही नहीं हो पाई। हाय आराधना, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ सुप्रिया। वैसे आपके बाल बहुत सुंदर और चमकदार लग रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैं अपना बहुत ख्याल रखती हूँ। वैसे मैं देखती हूँ कि तुम सारा दिन काम में लगी रहती हो। मुझे तो अपने अलावा किसी और की फिक्र करने का समय ही नहीं मिलता। अपना ख्याल रखना भी जरूरी है, लेकिन परिवार का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी होता है। मुझे तो बस अपने काम से मतलब रहता है। कौन क्या कर रहा है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बातें करने के बाद सुप्रिया नीचे रसोई में आती है और रात का खाना बनाना शुरू करती है। वो बहुत ही सिंपल, बिना तेल की दाल, चावल, रोटी, सादी और उबले आलू का चोखा बिना मिर्च के सिर्फ नमक डालकर बनाकर सभी के लिए परोस देती है। बहू, तुम रोज रोज ऐसा उबला हुआ और बेस्वाद खाना क्यों खिलाती हो? घर में कोई बीमार नहीं है जो हम रोज ये पानी जैसी दाल खाएं। माँ जी, मुझे ज्यादा तेल मसाले का खाना ना तो खुद पसंद है और ना मैं ऐसा खाना कभी बनाती हूँ और ना ही किसी को खिलाती हूँ।
तभी पड़ोसन कामिनी और उसकी बहू आराधना हाथ में एक बड़ा कटोरा लिए आती हैं। अरे कल्पना बहन, आज मेरी बहू आराधना ने बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी पकौड़ा और गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाई हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा तुम्हें भी दे दूं। अरे कामिनी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तुमने तो सचमुच बहुत अच्छा किया जो ये कढ़ी ले आई। तुम्हारे घर से तो रोज शाम को इतनी अच्छी अच्छी पकवानों की खुशबू आती ही रहती है। हाँ भाई साहब, मेरी बहू तो रोज नई नई चीज बनाती है। अभी कल ही हमारे घर में अचानक 10 मेहमान आ गए थे। इस आराधना ने अकेले ही सबका खाना बना लिया। क्या चाची जी, भाभी ने सारा काम अकेले ही संभाल लिया? हाँ बेटा गीत, वो घर का सारा काम अकेले ही हंसते हंसते कर लेती है। सचमुच तुम बड़ी भाग्यशाली हो कि तुम्हें ऐसी बहू मिली। कामिनी और आराधना वहां से चली जाती हैं। मधुर और विवेक तुरंत अपनी थाली में कड़ी पकौड़ा परोसते हैं और बड़े चाव से खाने लगते हैं। माँ जी, आप उन लोगों के सामने मुझे ताने मार रही थी। बहू, मैं तो बस आराधना की तारीफ कर रही थी, वो तारीफ के काबिल है। हाँ, आप उसकी झूठी तारीफ करके मुझे नीचा दिखाना चाहती हैं। सुप्रिया गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। तब मधुर, आराधना, शायद हमारी बहू को वैसा खाना बनाना आता ही ना हो, कल तुम उसे सिखा देना। अगले दिन दोपहर में कल्पना रसोई में सुप्रिया को सब्जी काटने का सही तरीका बता रही है। देखो बहू, सब्जी को हमेशा ऐसे छोटे टुकड़ों में काटा करो और जब मसाला भूनो तो देखो उसमें ये सारे मसाले इस मात्रा में डालना ताकि स्वाद अच्छा आए। सुप्रिया हाथों में चाकू पकड़े खिड़की से बाहर देख रही है। कल्पना उसके हाथ पर थपकी देते हुए, बहू तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं तुम्हें इतनी देर से समझा रही हूँ और तुम बाहर देख रही हो। ऐसे तुम कभी नहीं सीख पाओगी। माँ जी सुनिए, मुझसे ये रोज रोज का झंझट और रसोई का काम नहीं होगा, समझिए। आप खुद ही ये खाना बना लीजिए और अगर आपको इतना ही सिखाने का शौक है ना तो गीत को सिखाइए, मुझे मत परेशान कीजिए। सुप्रिया, ये तुम क्या कह रही हो? गीत तो अभी कॉलेज जाती है, वो जब अपने ससुराल जाएगी तो वहाँ सब कुछ अपने आप करेगी। तुम इस घर की बड़ी बहू हो, मुझे दूसरों की बातें मत बताइए। मैं अब तक जो थोड़ा बहुत बना देती थी ना, अब मैं वो भी नहीं बनाऊंगी। आप अपना खाना खुद संभालिए। सुप्रिया गुस्से में चाकू मेज पर पटकती और रसोई से बाहर चली जाती है। कल्पना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी गीत अंदर आती है। माँ, मैंने सुप्रिया भाभी की सारी बातें सुन ली हैं। आज मैं तुम्हारे साथ मिलकर रसोई का सारा खाना बनवा देती हूँ। गीत और कल्पना मिलकर रात का खाना बनाती हैं और डाइनिंग टेबल पर लगा देती हैं। पूरा परिवार खाना खाने बैठता है। सुप्रिया भी चुपचाप आकर बैठ जाती है। अरे वाह, आज तो खाने का स्वाद बहुत ही लाजवाब है। मुझे तो लगता है कि आज हमारी बहू बड़ी ने बहुत ही मन से अच्छा खाना बनाया है। पापा, ये खाना सुप्रिया भाभी ने नहीं बनाया है, वो तो दोपहर से अपने कमरे में बैठी हुई है। ये खाना माँ ने और मैंने मिलकर बनाया है। माँ ने खाना क्यों बनाया? भैया, अपनी पत्नी से ही पूछ लो। आज दोपहर को माँ जब इन्हें खाना बनाना सिखा रही थी तो भाभी माँ की बात का बुरा मान गई और गुस्सा होकर रसोई छोड़कर चली गई। खाना खत्म होने के बाद विवेक अपने कमरे में जाकर सुप्रिया से, सुप्रिया, आज डिनर टेबल पर मैंने सबके सामने तुम्हें कुछ नहीं बोला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो चाहो वो करोगी। ऐसा व्यवहार घर में नहीं चलता। तुम्हें मेरी माँ का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। विवेक, तुम फिर से अपनी माँ की तरफदारी करने लगे। मुझे जो नहीं आता मैं वो नहीं कर सकती, इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है? सुप्रिया, डॉक्टर ने माँ को हार्ट का प्रॉब्लम बताया था। हम सब इसी वजह से कभी उनका दिल नहीं दुखाते और तुम उनसे इस तरह लड़ रही हो। मुझे विश्वास है कि तुम आगे से सब संभाल लोगी। विवेक लाइट बंद करके सो जाता है। सुप्रिया अंधेरे में बेड पर लेटी मन ही मन, मैंने इस पूरे परिवार का कोई ठेका थोड़ी ले रखा है कि यहाँ सब मुझ पे चिल्लाएंगे। कभी माँ चिल्लाएंगी, कभी विवेक चिल्लाएगा और मैं चुपचाप बर्दाश्त करूंगी। कुछ दिनों बाद मोहल्ले के कम्युनिटी हॉल में एक बड़ी धार्मिक कथा का आयोजन होता है। कल्पना अपनी बहू सुप्रिया को लेकर वहां पहुंचती है, जहां कामिनी भी अपनी बहू को लेकर पहुंच गई थी। मोहल्ले की औरतें बातें करती हैं। तुम दोनों की बहुएं तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। कामिनी की बहू कितनी मोटी और कल्पना तुम्हारी बहू कितनी दुबली है। दोनों में कोई मेल ही नहीं है। मुझे अपनी बहू के दुबली या मोटी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बहू बहुत अच्छी है और पूरे घर का बहुत ख्याल रखती है। हाँ कामिनी बहन, मेरी भी बहू बहुत अच्छी है। वो भी धीरे धीरे सब कुछ सीख ही रही है। माँ जी, आप लोगों को मेरी बुराई करने के अलावा कोई और काम नहीं है? अरे बहू, ये सब बातें तो होती ही रहती हैं। तुम बिना बात के गुस्सा क्यों हो रही हो? माँ जी, सब लोग इस मोटी आराधना की तारीफ कर रहे थे ना। आप प्लीज इससे मेरा मुकाबला मत करो। कहाँ ये मोटी भैंस और कहाँ मैं इतनी स्मार्ट दुबली पतली लड़की। हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सुप्रिया, तुम होती कौन हो मेरी बहू को ऐसा अपशब्द बोलने वाली?
तुम्हारी तरह वो दुबली नहीं है, क्योंकि वो सारा दिन घर के काम में व्यस्त रहती, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती। वो खाने पीने की शौकीन है, लेकिन तुम तो उसके पैर की धूल भी नहीं बन सकती। वो क्या मेरे पैर की धूल बनेगी? मुझ में और उसमें बहुत बड़ा फर्क है। मुझे इस गंवार के बारे में कोई तारीफ नहीं सुननी। सुप्रिया गुस्से में पंडाल से बाहर निकल जाती है, मोहल्ले की औरतें कल्पना की तरफ देखकर। कल्पना बहन, तुम कैसी बहू ढूंढ कर लाई हो अपने घर के लिए? इसके अंदर तो संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है। सब लोगों के बीच में इसने तुम्हारी और तुम्हारे पड़ोसन की इतने बुरे तरीके से बेइज्जती कर दी। कल्पना शर्म के मारे रोते हुए घर वापस आती है और सोफे पर बैठ जाती है। क्या हुआ कल्पना, तुम कथा से इस तरह रोते हुए वापस क्यों आई हो? आज सुप्रिया ने सब लोगों के सामने मुझे बहुत शर्मिंदा किया। उसने कामिनी की बहू को मोटी भैंस कहा और मुझसे भी बहुत बदतमीजी से बात की। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है कल्पना, अब जो हो गया सो हो गया, उसे दिमाग से हटाओ। तुम इतना टेंशन मत लो, डॉक्टर ने तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने के लिए सख्त मना किया है। गीत अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी होकर अपने माता पिता की सारी बातें सुन लेती है। वो बहुत ही गुस्से में सीढ़ियां चढ़कर सीधे छत पर जाती है, जहां विवेक बैठकर अपनी ऑफिस की फाइलें देख रहा है। गीत अपने भाई को सारी बातें बताती है। क्या सुप्रिया ने ऐसा किया? ठीक है गीत, तू चिंता मत कर, मैं आज सुप्रिया से इस बारे में बात करता हूँ और उसे समझाता हूँ। विवेक गुस्से में अपने कमरे में आता है और सुप्रिया बेड पर पहले से ही चादर तानकर सो चुकी है। ये तो अभी सो चुकी है, इस समय इसे बात करना बेकार है। मैं अब इससे सीधे कल सुबह ही बात करूंगा। विवेक भी सो जाता है। अगले दिन सुबह विवेक जल्दी उठता है और सुप्रिया को जगाते हुए, सुप्रिया तुम जल्दी से उठो और रसोई में जाकर पूरे परिवार के लिए नाश्ता बना लो। रोज रोज सुबह लेट उठना बंद करो। विवेक, तुम लोग सुबह सुबह मेरे पीछे मत पड़ा करो। जब देखो तब सुबह उठो की रट लगा रखी है। क्या तुम लोग खुद से रसोई में जाकर नाश्ता बना के नहीं खा सकते क्या? सारा काम मैं ही करूं? सुप्रिया, तुम्हारी बदतमीजी लगातार बढ़ती जा रही है। कल तुमने माँ के साथ पंडाल में भी बदतमीजी की। हाँ तो क्या गलत किया? तुम्हारी माँ ने मेरे साथ जैसा व्यवहार किया, पलटकर मैंने भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया। बात बराबर हो गई। तुमसे तो सुबह सुबह बात करना ही बेकार है, तुम अपनी जिद में ही अंधी रहो। विवेक गुस्से में कमरे से बाहर रसोई में आता है और कल्पना को खाना बनाते देखकर, माँ तुम हटो यहाँ से, लाओ मैं करता हूँ। अरे विवेक बेटा, रहने दे, तू क्यों रसोई के काम में हाथ बटा रहा है? मैं खुद धीरे धीरे सारा नाश्ता बना लूंगी, तू जाकर तैयार हो जा। विवेक नहीं मानता और अपनी माँ के साथ नाश्ता बनवाने लगता है। विवेक और कल्पना मिलकर सारा नाश्ता मेज पर लगा देते हैं। तभी सुप्रिया भी वहां आकर, अरे वाह, नाश्ता बन गया क्या? चलो अच्छा हुआ, मुझे रसोई में नहीं जाना पड़ा। हाँ सुप्रिया, नाश्ता बन गया है, पर तुमने ये नहीं पूछा कि ये नाश्ता सुबह सुबह इतनी मेहनत से बनाया किसने है? किसी ने भी बनाया हो विवेक, मुझे इससे क्या लेना देना। सुप्रिया नाश्ता करके अपने कमरे में चली जाती है। तभी विवेक पीछे से वहां जाकर, मेरी वो जो ब्लैक वाली ऑफिस की इंपॉर्टेंट फाइल है वो कहाँ रखी है, बताओ मुझे। मुझे नहीं पता विवेक, मैंने कल रात को उसे पलंग के ऊपर ही कहीं रख दिया था, वहीं जाकर ढूंढ लो। सुप्रिया, मैंने तुम्हें वो फाइल बहुत संभालने के लिए रखने को दिया था और मेरे ऑफिस की इतनी इंपॉर्टेंट फाइल थी और तुम इतनी लापरवाह हो। देखो विवेक, सुबह सुबह मुझ पर चिल्लाना बंद करो। मैंने फाइल कमरे में रख दी थी, अब वो कहाँ गई मुझे नहीं पता। तभी गीत विवेक के कमरे से बाहर आती है और उसके हाथ में वही काले रंग की फाइल होती है। भैया ये देखिए, मुझे ये फाइल पलंग के नीचे गिरी हुई मिल गई है, ये रही आपकी फाइल। देखा सुप्रिया, थोड़ी सी इच्छा होती ना अगर तुम्हारे अंदर अपने पति की मदद करने की, तो तुम भी ये काम आसानी से कर सकती थी, लेकिन तुम्हें तो बस अपने आप से मतलब है। विवेक, अब ज्यादा लेक्चर मत दो, मुझे किटी पार्टी के लिए देर हो रही है। सुप्रिया चली जाती है। कल्पना हॉल में बैठी ये सब देखकर दुखी होकर विवेक के कमरे की तरफ बढ़ती है। तभी विवेक गीत से, गीत, सुप्रिया मेरी अपनी पसंद है, इसलिए अब मुझे ये सब जिंदगी भर झेलना ही पड़ेगा। पर मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि सुप्रिया ने तुम लोगों को और माँ को भी इस घर में बहुत परेशान करके रख दिया है। समझ नहीं आता कि क्या करूं। कल्पना दरवाजे के बाहर खड़ी मन ही मन, ये तो बहुत गलत हो रहा है, मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। विवेक की खुशी के लिए ही तो मैं इस लव मैरिज के लिए तैयार हुई थी, लेकिन अब वही इतना दुखी है। अगले दिन शाम को कल्पना रेस्टोरेंट में अकेली बैठी है। तभी विवेक वहां आकर, माँ तुमने मुझे इस समय घर से बाहर इस रेस्टोरेंट में क्यों बुलाया है? हाँ विवेक, मुझे तुझसे यहाँ अकेले में एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने तेरी खुशी के लिए सुप्रिया को इस घर की बहू स्वीकार किया था ना, अब तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी। हाँ माँ, क्यों नहीं, तुम मेरी माँ हो, तुम्हें जो भी चाहिए सीधे बताओ, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। कल्पना विवेक के पास झुकती है और उसके कान में कुछ प्लान बताती है। विवेक ये सुनकर पहले चौंकता है और फिर मुस्कुराते हुए हामी भरता है। उसके बाद दोनों रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद कल्पना घर आकर गीत को आवाज देते हुए,
अरे गीत, मधुर जी, सुप्रिया, जल्दी बाहर आओ, देखो घर पर कौन आया है। मधुर, गीत और सुप्रिया तीनों दौड़कर हॉल में आते हैं। विवेक के गले में वरमाला और साथ में नई दुल्हन को देखकर सुप्रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। विवेक, माँ जी, ये सब क्या नाटक है? कौन है ये मोटी औरत? सुप्रिया, ये कोई नाटक नहीं है, ये इस घर की नई बहू है और विवेक की दूसरी पत्नी है। और ये मोटी है तो क्या हुआ, तुम्हारी तरह बदतमीज नहीं, बल्कि बहुत संस्कारी है। गीत, जल्दी से जाओ, रसोई से पूजा की थाली लाकर अपनी इस नई भाभी की आरती उतार। क्या नई भाभी? माँ जी, आप ये क्या बकवास कर रही हो? विवेक ने दूसरी शादी कर ली। तभी गीत आरती की थाली लाती है और आगे बढ़कर अंजलि की आरती उतारती है। अंजलि घूंघट उठाकर घर के अंदर कदम रखती है। सुप्रिया अंजलि का भारी शरीर और मोटापा देखकर गुस्से से पागल हो जाती है और अंजलि को धक्का देने के लिए हाथ उठाती है। सुप्रिया, अपना हाथ नीचे करो, अंजलि को छूने की हिम्मत भी मत करना, मैं इसे खुद इस घर की बहू बनाकर लेकर आया हूँ। क्यों क्यों लेकर आए तुम इस मोटी औरत को इस घर में? मेरे होते हुए तुमने दूसरी शादी कैसे की? सुप्रिया, तुम हर बात पर झगड़ा करती हो, मेरे बूढ़े माता पिता का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती और मेरी माँ की बेइज्जती करती हो। और तो और मेरे समझाने पर तुम मुझे जवाब नहीं देती। अब जैसे तुम मुझे जवाब नहीं देती वैसे तुम्हें भी जवाब देने की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं तुम्हारी किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अंजलि मेरी पत्नी है और आज से ही ये मेरे साथ मेरे रूम में रहेगी। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं अभी भाभी का सारा सामान आपके कमरे में शिफ्ट कर देती हूँ। पिताजी, आप इस घर के बड़े हैं, आप क्यों चुपचाप खड़े हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं इस अन्याय के खिलाफ? बहू, अब मैं इस समय क्या करूं? अब जब विवेक अपनी मर्जी से इसे बहाकर घर ले ही आया है तो मुझे तो अपने बेटे की खुशी के लिए इसे अपनाना ही पड़ेगा। सुप्रिया गुस्से में चिल्लाती हुई अपने कमरे की तरफ भागती है। विवेक और अंजलि उसके पीछे कमरे में आते हैं। सुप्रिया, अब ये कमरा तुम्हारा नहीं रहा, यहाँ अब मैं और अंजलि रहेंगे। तुम अपना सामान उठाओ और बाजू वाले छोटे कमरे में शिफ्ट हो जाओ। निकलो यहाँ से, चलो। ठीक है, अगर तुम लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो तो मैं अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। मैं यहाँ एक पल नहीं रहूंगी। सुप्रिया अपना सूटकेस बंद करके घर के बाहर आती है। तभी उसके फोन पर उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है। सुप्रिया रोते हुए सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर नेहा, सुप्रिया, तो ये कैसी बचकानी बात कर रही है? अगर तो इस समय घर छोड़कर मायके चली जाएगी तब तो वो सौतन पूरे घर और विवेक पर अपना कब्जा कर लेगी। तो बिल्कुल ऐसा मत करना, तुम वहीं डटी रहो। हाँ नेहा, तूने बिल्कुल सही बात कही। अगर मैं चली गई तो वो जीत जाएगी। मैं यहीं रहूंगी और उस मोटी को सबक सिखाऊंगी। सुप्रिया घर में वापस लौट आई है और विवेक के बगल वाले कमरे में जाकर अपना सामान रख देती है। अगले दिन अंजलि सुबह उठकर रसोई में जाती है। वो बहुत ही स्वादिष्ट कचौड़ी, आलू की सब्जी और हलवा बनाकर पूरे डाइनिंग टेबल पर पूरे परिवार को परोसती है, सभी खाना खाते हुए। वाह अंजलि बेटा, सुबह सुबह इतना स्वादिष्ट और गरम नाश्ता खिलाकर तुमने तो सचमुच आज का दिन बना दिया। बहुत ही गुणी बहू हो तुम। हाँ बेटा, बहुत दिनों बाद इस घर की रसोई में सुबह सुबह ऐसी खुशबू आई है। तुम सचमुच हमारे घर की असली लक्ष्मी हो। अरे सुप्रिया दीदी, आप चुप क्यों हैं? बताओ ये कचौरी कैसी बनी है? सुप्रिया कोई जवाब नहीं देती। नाश्ता खत्म होने के बाद विवेक ऑफिस के लिए तैयार होने के लिए अपने कमरे में जाता है। सुप्रिया कमरे की तरफ दौड़ती है और वो दरवाजे पर ही रुक जाती है। कमरे के अंदर अंजलि विवेक को ऑफिस के जूते लाकर दे रही है, उसकी टाई बांध रही है और मुस्कुराते हुए उसके हाथ में ब्लैक फाइल थमा रही है। ये सब देखकर सुप्रिया मन ही मन, हे भगवान, ये मोटी औरत तो मेरे पति पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहती है। मुझे विवेक को वापस पाने के लिए सबसे पहले इस घर में माँ जी का दिल जीतना पड़ेगा। विवेक ऑफिस चला जाता है। सुप्रिया तुरंत अपनी सास कल्पना के कमरे में जाती है, जहाँ कल्पना बेड पर बैठी है। माँ जी, सच कहूँ तो मुझसे अतीत में बहुत बड़ी गलतियाँ हुई हैं। मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए थी पर मैं नहीं कर पाई। लाइए मैं आपके पैर दबा देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, अभी थोड़ी देर पहले ही अंजलि मेरे घुटनों पर वो दर्द वाला मरहम और बाम लगा कर गई। अब मेरे पैर बिल्कुल ठीक है, तुम आराम करो। सुप्रिया वहां से मुंह बनाकर सीधे गीत के कमरे में जाती है, जहां गीत टेबल पर अपना कॉलेज का प्रोजेक्ट लिख रही है। गीत, लाओ मैं तुम्हारा ये कॉलेज का प्रोजेक्ट पूरा करवाने में तुम्हारी थोड़ी मदद कर देती हूँ। नहीं भाभी, अंजलि भाभी ने सुबह ही घर का सारा काम खत्म करके मेरा ये सारा प्रोजेक्ट खुद बैठकर पूरा करवा दिया है। अब मुझे कोई काम नहीं है। सुप्रिया पूरी तरह से उदास और निराश होकर अपने छोटे कमरे में वापस आ जाती है। इस तरह 5-6 दिन और बीत जाते हैं। अंजलि पूरे घर का ख्याल रखती है और सबकी पसंदीदा बन जाती है। एक सुबह विवेक अंजलि को कॉल करके, अंजलि आज रात को मेरे कुछ दोस्त खाने पर आ रहे हैं तो तुम उनके लिए खाना बना लेना। रात को विवेक के सारे दोस्त घर आते हैं। अंजलि बड़े ही सत्कार से सबको मखाने की सब्जी, छोले पूड़ी और गाजर का हलवा खिलाती है। दोस्त खाना खाकर अंजलि की बहुत तारीफ करते हैं और चले जाते हैं। मेहमानों के जाने के बाद सुप्रिया गुस्से में अंजलि के कमरे में जाकर बेड की चादर खींचकर नीचे फेंक देती है।
फिर मेज पर रखे सामान को पटकते हुए। अंजलि, तुम अभी के अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाओ। तुमने चालाकी से मेरे ससुराल वालों के दिल पर कब्जा कर लिया है। मेरी सास, ससुर, ननद सब लोग पहले मुझसे कितना प्यार करते थे, तुमने उन सबको मुझसे दूर कर दिया। तुम एक चुड़ैल हो। दीदी, आप इस समय मुझ पर जितना भी गुस्सा करो, लेकिन मैं अब इस घर की कानूनी बहू हूँ और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे आपके इस गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपनी जगह सही हो, लेकिन मैं भी अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ। अंजलि शांत रहकर कमरे से बाहर चली जाती है। अगले दिन सुबह अंजलि आंगन में वॉशिंग मशीन के पास कपड़े धोकर बाल्टी में रख रही होती है। तभी सुप्रिया वहां आकर गुस्से में सिर्फ सर्फ के गंदे पानी का डिब्बा उठाती है और अंजलि के धोए हुए साफ कपड़ों के ऊपर पूरा पानी उड़ेलते हुए। निकलो इस घर से अंजलि, ये मेरा घर है, तुम यहाँ नहीं रह सकती। कोई बात नहीं सुप्रिया दीदी, मुझे आपकी इन छोटी छोटी गलतियों और बचकानी हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मुझे इस घर में अपना पति विवेक दे दिया, तो इन गंदे कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है। मैं इन्हें वॉशिंग मशीन में डालकर फिर से धो लूंगी। सुप्रिया गुस्से में वहां से वापस आ जाती है। दोपहर को अंजलि रसोई में खड़ी होकर डिनर की तैयारी कर रही थी। तभी सुप्रिया रसोई में आकर वहां रखा कांच का एक महंगा कप सेट उठाती है और उसे जमीन पर पटककर चूर चूर करते हुए। अंजलि, तुम बाहर निकलो यहाँ से। ये रसोई सिर्फ और सिर्फ मेरी है, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। दीदी, आप कौन सी रसोई की बात कर रही हैं, जहाँ आप कभी खड़े होकर प्यार से 2 रोटी भी नहीं बनाती थी? वही रसोई। कोई बात नहीं दीदी, आपने कप तोड़ दिए तो मैं बाजार से दूसरा सेट ले आऊंगी, लेकिन मुझे यहाँ से निकालने का सपना आप देखना छोड़ दो, मैं नहीं जाऊंगी। अंजलि मुस्कुराते हुए रसोई से बाहर चली जाती है। सुप्रिया पूरी तरह से हार चुकी और दुखी होकर अपने कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड नेहा का फोन आता है। नेहा, अब मैं यहाँ क्या करूंगी? ये घर अब मेरा नहीं बचा है। सब लोग उस मोटी अंजलि को ही प्यार करते हैं। मैंने अब सोच लिया है, मैं कल सुबह ये घर हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। सुप्रिया रोते लेटे बेड पर ही सो जाती है। रात के ठीक 12 बजते हैं। तभी सुप्रिया के दरवाजे पर कोई जोर से नॉक करता है। सुप्रिया हड़बड़ाकर उठती है और दरवाजा खोलती है तो सामने अंजलि खड़ी होती है। चलो सुप्रिया दीदी, मेरे साथ बाहर हॉल में चलो, मुझे आपसे बहुत ही जरूरी काम है। अंजलि सुप्रिया का हाथ पकड़कर उसे अंधेरे हॉल में लेकर आती है। सुप्रिया चारों तरफ देखती है, पूरे घर में ब्लैक आउट है। तभी अचानक हॉल की सारी रंग बिरंगी लाइटें एक साथ जल उठती हैं। मेज पर एक बड़ा सा सुंदर केक रखा है। राघव, कामिनी, विवेक और गीत सब ताली बजाने लगते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू सुप्रिया, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। हैप्पी बर्थडे टू यू सुप्रिया, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। मेरा बर्थडे? मुझे तो खुद याद नहीं था कि आज मेरा बर्थडे है। आप सब लोग मेरे लिए यहाँ इकट्ठा हुए हो? हाँ सुप्रिया, चलो अब जल्दी से आगे आकर ये केक काटो। नहीं विवेक, तुमने मुझे इस घर में जो अंजलि के रूप में वो सौतन का गिफ्ट दिया है ना, उस गिफ्ट ने मुझे इतना दुख दिया है कि मैं शायद अब जिंदगी में कभी अपना बर्थडे नहीं मना पाऊंगी। मैं कल घर छोड़कर जा रही हूँ। अरे सुप्रिया भाभी, अंजलि भाभी आपकी नकली सौतन है। नकली? गीत, तुम्हें क्या बकवास कर रही हो? सौतन भी कभी नकली होती है क्या? साफ साफ बताओ मुझे। हाँ बेटा सुप्रिया, ये तेरी कोई सौतन नहीं है, ये तो विवेक की कॉलेज की पुरानी सहेली अंजलि है। कल्पना रेस्टोरेंट में विवेक के पास बैठी और उसके कान में प्लान समझा रही है। विवेक बेटा, तेरी जो कॉलेज की सहेली अंजलि है ना, वो मोटी जरूर है पर वो बहुत समझदार है। वो इस नाटक में हमारी हेल्प कर देगी, तो उससे बात कर। विवेक तुरंत रेस्टोरेंट से ही अंजलि को फोन लगाता है और सुप्रिया को सुधारने के लिए अपने घर के इस नकली सौतन वाले नाटक का पूरा प्लान विस्तार से बताता है। हाँ विवेक, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, और यदि मेरा ऐसा करने से तुम्हारी पत्नी सुधर जाएगी तो इसमें क्या बुराई है। मैं आज ही तुम्हारे घर दुल्हन बनकर चलती हूँ। हॉल में मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। सुप्रिया को अपनी सारी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो शर्मिंदगी से सिर झुका लेती है। माँ जी, मुझसे आज तक बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं। मैंने इस घर को और आपको बहुत दुखी किया है, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। अब मैं कभी भी जीवन में ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी। और अंजलि, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कहा, पर सच कहूँ तो तुम मुझसे बहुत ज्यादा अच्छी हो। इंसान के पतले होने या स्मार्ट दिखने से कुछ नहीं होता, इसके अंदर के गुण ही सबसे बड़ी चीज होते हैं, जो तुमने मुझे सिखा दिया। पूरा परिवार खुश हो जाता है। सुप्रिया आगे बढ़कर मेज पर रखा केक काटती है और सबको खिलाती है। अंजलि बड़े चाव से केक का बड़ा टुकड़ा खाते हुए। सुप्रिया दीदी, मुझे और केक दो, बहुत स्वादिष्ट केक है। आज तो मैं पेट भरकर केक खाऊंगी। अंजलि, आज के बाद तुम्हारा ये ज्यादा खाना पीना बंद और तुम्हारी डाइट शुरू। अब तुम इस घर में तब तक मेहमान बनकर रहोगी जब तक मैं तुम्हें खुद वर्कआउट और डाइट कराकर पूरी तरह पतला न कर दूं। सुप्रिया की ये बात सुनकर हॉल में मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं।